दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट में इस पेपर को देख चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आइए आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हम कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं अदर एग्जाम में, ज़रूरी नहीं आर ओ में ही रिपीट हो, लेकिन इसका डिटेल आप लोग ध्यान रखिएगा जो डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। इसका ऑप्शन सी सही है, बख्त खान। बख्त खान को जो है ये बहादुर शाह ने शाह ए आलम बहादुर का उपाधि दिया था। इसका डिटेल देखिए कि 1857 के क्रांतिकारियों में एक उपेक्षित किंतु महत्वपूर्ण नेता बख्त खान था, जिसने 11 मई 1858 को मुगल सेना नायक के रूप में विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। बख्त खान ने बहादुर शाह जफर द्वारा साहब आलम बहादुर बख्त खान को ये बहादुर शाह जफर साहब ए आलम बहादुर का खिताब प्रदान किया था। जुलाई 1851 में दिल्ली में एक विद्रोह न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, जिसका प्रधान बख्त खान को बनाया गया था। तो बख्त खान का इतना इंपॉर्टेंस है, पूछता है कि ये जो बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का उपाधि दिया था, ध्यान रखिएगा बख्त खान। और ये भी याद रखिएगा कि विद्रोह न्यायालय की स्थापना जो की गई थी उसका प्रधान बख्त खान को ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला ये देखिए, मिलान करना है इसमें कि पौंडीचेरी किसके उसमें था, मतलब जो ये स्टेट दिया हुआ है वो किसके अधीन बना था, यही इसमें बताना है। देखिए, इसका ऑप्शन ए इसमें सही है। पौंडीचेरी फ्रेंच के अधीन था, गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, ये ट्रांकेबार जो है ये डेनिश से या फिर डेनिश के अधीन था, और मद्रास डचों के अधीन था। ये मिलान करने के लिए दिया है, इसको ध्यान रखिएगा कि पौंडीचेरी, अक्सर पौंडीचेरी का ध्यान में गोवा आ जाता है, अरे पुर्तगीज आ जाते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि पौंडीचेरी फ्रेंच है, गोवा पुर्तगीज है, ट्रांकेबार डेनिश द्वारा है और मद्रास डच द्वारा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये कथन कारण है और बताना है कौन सा सही है। देखिए, क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, और कारण है कि गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। देखिए, इसका ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जो हैं ये प्रतिनिधित्व किए थे गोलमेज सम्मेलन का। द्वितीय गोलमेज, एक जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें से केवल दूसरे वाले में ने कांग्रेस ने भाग लिया था। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, ये कुछ ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन ये जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि केवल जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, और उसमें महात्मा गांधी जो हैं प्रतिनिधित्व किए थे, इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये नहीं प्रतिनिधित्व किए थे। तो इसका ऑप्शन ए गलत है, आर सही है। आइए देखते हैं, इसका ऑप्शन इधर है। देखिए, ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। गांधी इरविन समझौता 1931 जो हुआ था, वो राष्ट्रीय कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन भाग लेने इसमें अंतर्निहित था, वो भी एक शर्त था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन असत्य है, जबकि कारण सत्य है। गांधी इरविन समझौते में इसके अतिरिक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन, कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, ये सारे गांधी इरविन समझौता में ये रखा गया था ब्रिटिशर्स द्वारा कि ये भारतीय करें आदि प्रावधान हस्ताक्षरित किए गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ होकर 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में महिलाओं का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था। देखिए, सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिए थे, इनको बुलाया गया था ऐसे ही। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। गांधी जी एस राजपूताना नामक कई, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि गांधी जी किस जहाज से वहां गए थे, तो ये जो है एस राजपूताना नामक जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए मिलान करना, ये भी क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। पहले तो नाना साहब का पूछा जाता है, ये कानपुर हो गए। देखिए इस ऑप्शन ये डी सही है। नवाब हामिद अली खान, इनका ये दिल्ली से संबंधित है। मौलवी अहमदुल्ला ये जो है आपके लखनऊ से संबंधित हैं। और मनीराम दीवान ये असम से संबंधित है। ये हमेशा मिलान करने के लिए पूछा जाता है। मनीराम दीवान को याद रखिएगा, ये क्रांतिकारी नेता थे असम के। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, अक्सर हजरत बेगम ही लोग याद रखते हैं, बच्चे याद रखते हैं कि हजरत बेगम ही लखनऊ से, लेकिन ये याद रखिएगा मौलवी अहमदुल्ला जो है ये भी लखनऊ से संबंधित थे। नवाब हामिद अली खान दिल्ली से संबंधित है और नाना साहब कानपुर से संबंधित थे। तो ये मिलान करने के लिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें कुछ डिटेल दिया हुआ है कि मौलवी अहमदुल्ला खां उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जिन्होंने लखनऊ एवं फैजाबाद दोनों स्थलों पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। लखनऊ तो था ही, साथ में फैजाबाद भी था। ब्रिटिश सरकार ने इनको पकड़ने के लिए 50,000 इनाम देने की घोषणा की थी। जगन्नाथ सिंह ने विश्वासघात करके इन्हें मार डाला था। मौलवी अहमदुल्ला शाह को 1857 के विद्रोह का लाइट हाउस कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, कभी ये भी पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह का लाइट हाउस किसे कहा जाता है, तो है मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये देखिए 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे, एक समाज सुधारक थे और संपत्ति आयु अधिवेशन 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। आप लोग को लगेगा ये पक्का दादा भाई नौरोजी होंगे, पर ऐसा नहीं है, दादा भाई नौरोजी नहीं है, क्योंकि आप लोग वॉइस ऑफ इंडिया देख के अनुमान लगा लेंगे कि ये दादा भाई नौरोजी होंगे। आइए इसका देखते हैं डिटेल। ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी हैं भी। देखिए दादा भाई नौरोजी बीएम मालाबारी, बीपी वाडिया और नौरोजी फरदौंजी। इसके ऑप्शन बी सही है, बीएम मालाबारी। बीएम मालाबारी एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। वे संपत्ति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष को कर दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। बहराम जी, ये जो मेरवान जी मालाबारी का बीएम मालाबारी, इनको शॉर्ट में बोला जाता है, का जन्म 18 मई 1853 को बड़ोदरा गुजरात में हुआ था। इंडियन स्पेक्टेटर का विलय वॉइस ऑफ इंडिया में कर दिया गया। मतलब देखिए इसके संस्थापक ये जो हैं बीएम मालाबारी थे, इसका विलय करके वॉइस ऑफ इंडिया में कर दिया गया था। इसका संपादन वर्ष 1883 से मालाबारी ने दादा भाई नौरोजी और विलियम बेडरबन के साथ मिलकर संपादन किया था। मतलब इसमें तीनों लोग का योगदान था, मालाबारी तो थे ही, नौरोजी भी थे और विलियम बेडरबन भी थे। ये भी पूछ सकता कि वॉइस ऑफ इंडिया के संपादन में कौन कौन शामिल है। ऑप्शन दे देगा 1 2 3, 1 2 2 4, इस तरीके से, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसीलिए देखिए डिटेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। CR दास, मोतीलाल नेहरू, SR जयकर, विट्ठल भाई पटेल। इसका ऑप्शन सही है, विट्ठल भाई पटेल। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष दो विट्ठल भाई पटेल थे। देखिए अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल थे। उल्लेखनीय है कि विट्ठल भाई पटेल ने 1919 के रॉलेट सत्याग्रह तथा 1920 के, देखिए रॉलेट सत्याग्रह को काला कानून भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि काला कानून भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट देखिए 1920 के असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। 1919 में उन्हें कांग्रेस की ओर से इंग्लैंड में संयुक्त सुधार समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु इंग्लैंड भेजा गया था। देखिए विट्ठल भाई पटेल को 1919 में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। विट्ठल भाई पटेल ने 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के सहयोग से स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो 1923। और कौन कौन की थी, तो ये थे चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। ये देखिए उसके बाद से 1923 में इनका चुनाव केंद्रीय विधानसभा में सदस्य के रूप में चुना गया। तत्पश्चात 1925 में इस सभा का अध्यक्ष चुना गया था। देखिए इन्होंने 1930 में केंद्रीय विधानसभा की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया। इनका 22 अक्टूबर 1933 ईस्वी को जिनेवा स्विट्जरलैंड में निधन हो गया। इनका अंतिम संस्कार 10 नवंबर 1933 ईस्वी को बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंग भाषा, ये देखिए इसको ये ईयर वाइज लगाना है, सीक्वेंस लगाना है।
देखिए बंग भाषा, प्रकाशिका सभा, लैंड रूरल सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। ये पूछ रहा है कि कौन सबसे पहले वो किया गया, स्थापना सबसे पहले किसका हुआ, इसमें ये बताना है आपको। तो पहला जो आपका हो जाएगा बंग भाषा, ये 1836 में हुआ था, और लैंड ओनर सोसाइटी का 1838 है, तो पहला यही हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। और बंगाल इंडियन सोसाइटी 1843 है, और इंडियन लीग आपका है 1875। तो ये सीक्वेंस वाइज ही है, स्थापना वर्ष सीक्वेंस वाइज है, 1836, 1838, 1843 और 1875। इसलिए इसका पहला ऑप्शन ए सही है, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 2016 का पेपर है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बी.डी. सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सही है आपका। आर.सी. मजूमदार, द सिपाही इम्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी सही है। तीसरा है राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिपोर्ट 1857 से 1858, ये आपका गलत है। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये नहीं पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। और एस.बी. चौधरी, द इंडियन म्यूनिटीज, ये भी सही है, 1857 से 1859। इसका देखिए विकल्प भी सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि अवध इन रिपोर्ट 1857 1858 पुस्तक के लेखक रुद्रांशु मुखर्जी हैं, न कि राधा कमल मुखर्जी। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए मुखर्जी तो सेम है, पर रुद्रांशु है, न कि राधा कमल। क्योंकि ये हो सकता है कि पूछ दे कि ये अवध इन रिवोल्ट की का मतलब लेखक कौन है, कौन लिखा है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो है रुद्रांशु मुखर्जी हैं अवध इन रिवोल्ट के। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और इन प्रांतों को पहचानिए तथा 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल कहाँ नहीं बना था। देखिए 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें पूछा है कि कहाँ पे कांग्रेस का मतलब, ये देखिए यहाँ पे जो है पूर्ण बहुमत भी मिला था कांग्रेस को। तो इसमें पूछा है किसमें सरकार नहीं बनी थी। तो इसका ऑप्शन ये देखिए बी सही है, 3 और 4। बंगाल और पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, मध्य प्रांत और उड़ीसा में सरकार बनी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार संपन्न चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में बहुमत से मंत्रिमंडल का गठन किया था, जबकि पश्चिमोत्तर प्रांत तथा असम में कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल का गठन किया था। केवल बंगाल, पंजाब व सिंध में कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी। पंजाब में मुस्लिम लीग, इसको ध्यान रखिएगा, पूछता है कि पंजाब में किसकी सरकार बनी थी, तो वह मुस्लिम लीग व कम्युनिस्ट पार्टी, जबकि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी व मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार बनी थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। पहले तो ये ध्यान रखिएगा किन किन प्रांतों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था और बनाया था। वो था बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत, ये 6 थे। और असम में कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ असम में भी बना लिया था सरकार, सहयोगियों के साथ मिलकर। केवल बंगाल, पंजाब व सिंध में कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी, वहाँ पे मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी व मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। चलिए आज इस पार्ट का हिस्ट्री ख़त्म हो गया। अब बचा है केवल ये ज्योग्राफी, इसके आगे ज्योग्राफी आएगा और फिर ये जनसंख्या पे क्वेश्चन आएगा। तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।